उनकी मन की था नहीं पा सकते। पहले एसटी का राष्ट्रपति बनाया और अब एसटी में भी अति पिछड़ा। उड़ीसा में वो परिवार जो बेचारी सुबह 4 बजे बाद जंगल नहीं जा सकती थी। बिल्कुल, बड़ी गुर्बत की जिंदगी जी है शुरुआत में। इतना ही काफ़ी। क्या सीएम पीएम बीजेपी कभी प्रमोट करेगी दलितों को, करेंगे, आदिवासियों को? बिल्कुल करेंगे, सकता है सब लोग। बिल्कुल समय रहते। देखिए बीजेपी अकेली पार्टी है, 804 रजिस्टर्ड पार्टी है स्टेट ऑफ इंडिया में, एक अकेली बीजेपी पार्टी है जहाँ डेमोक्रेसी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं अलवर के ही नहीं, मुझे लगता है कि भारत में जो फायर ब्रांड नेताओं में से भारतीय जनता पार्टी में अगर शुमार या फेहरिस्त गिनी जाए तो उसमें ज्ञानदेव आहूजा जी का नाम मुख्यतः लिया जाता है। अलवर रामगढ़ से 3 बार विधायक रहे और राजस्थान में 2023 में क्या समीकरण बनेगा उसी पर हम बात करेंगे ज्ञानदेव आहूजा जी से। बब्बर शेर हैं, आप उनकी शख्सियत को देखकर खुद को लग सकता है कि उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन जब वो बोलेंगे और जब वो बोलते थे अपने क्षेत्र में तो वो एक तरह से पूरा जंगल में जो शेर दहाड़ता है उसी तरह की शख्सियत उनकी रही है। सर, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपने आज मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2023 में चुनाव है राजस्थान में, लगभग 1.5 साल बचे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या इस बार परिवर्तन होने की संभावना है? देखिए, परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन। और मैं सात्विक व्यक्ति हूँ, सुपारी से ऊपर कोई व्यसन मेरा है नहीं। और जिस समाज से हूँ उस समाज में भी शाम हुई तो बोतल गिलास, और राजनीति वाले भी लगभग, मैं सब नहीं कहता, शाम हुई तो बोतल गिलास नट और प्लास, लेकिन मैं सब तरह व्यसन से परे हूँ। इसलिए मैं भविष्यवाणी भी मेरी सही रहती है। 2014 में मैंने 282 कहा था, 282 आई। 2019 में मैंने 300 प्लस कहा, बीजेपी 300 प्लस आई। और अशोक गहलोत साहब मेरे अभिन्न मित्र हैं वैसे व्यक्तिगत, वो मुझे लंकेश कहते हैं, मैं उनको आकार पुरुष कहता हूँ। ये एक व्यक्ति मजाक की बात है व्यक्तिगत। उनको मैंने जब कहा था कि आपकी पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे तो अब आपकी सीटें 15 से 25 आएंगी, तो 21 आई थी। और इस बार मेरा दावा है कि कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 15 सीटें आएंगी और बीजेपी की 150 से लेकर 170 तक आएंगी। बाकी अन्य पार्टियाँ छोटी मोटी जो भी हैं। ये क्यों है? क्योंकि अशोक गहलोत साहब के समय एक रिकॉर्ड हुआ दुष्कर्मों का। हमारी बेटियां, माताएं और बहनें, अरे कोई कंट्रोल नहीं है। और ये सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए, कभी इनका एक गुट मानसर जाता है तो कभी इनका एक गुट, खुद का गुट उदयपुर जाता है, तो कभी बचाव के लिए किसी 5 स्टार होटल में, कभी किसी 5 स्टार होटल में, और विधायकों को लेकर घूमते रहते हैं। खुद भी अब की बार फिर राज्यसभा में अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, निर्दलियों पर विश्वास नहीं, जो बसपा से आए उन बंधुओं पर विश्वास नहीं। ये सब ऐसे लोग हैं जो बिकने वाले नहीं थे, फिर भी इनको अपने ढंग से इन्होंने बाड़ेबंदी की। इसलिए दुर्भाग्य है श्रीमान अशोक गहलोत साहब का। और क्या बोलते हैं, अभी 4 दिन पहले ईडी में इंक्वायरी के दौरान राहुल गांधी उन्होंने बयान दिया बड़ा आपत्तिजनक के बीजेपी के नेताओं के बाप दादा भी आ जाएं तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना सकते, एक बात। दूसरा, इन्होंने बोला राजस्थान में मेरा राज है। राजस्थान में मेरा राज है, मैं चाहूँ तो भाजपा काले पर पुलिस भेज दूँ। यह अहम ही नहीं, और यह अपने आप में घमंड की चरम सीमा है। इस ढंग के असभ्य शब्द मैंने चीफ सेक्रेटरी को निवेदन किया, मैंने इनके OSD उनको निवेदन किया कि ये शब्द क्या उचित हैं क्या। उन्होंने क्या कहा वो व्यक्तिगत बातचीत वो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये तो तय है कि ये शब्द संसदीय व्यवस्था में किसी को पसंद नहीं आ सकते। मैं खूब उग्र हूँ और खूब एंग्री मैन हूँ, लेकिन मैं भी व्यक्तिगत रूप से कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए बोलता हूँ, क्योंकि कांग्रेस आकंठ डूबी है भ्रष्टाचार में, कांग्रेस आकंठ डूबी है व्यभिचार और बलात्कार में, कांग्रेस आकंठ डूबी है चोरी और डकैती में। ऊपर हम लूटेंगे, नीचे तुम लूटो, चाहे चिदम्बरम साहब, चाहे इंदिरा जी, और चाहे श्री राजीव गांधी जी के समय, और चाहे सोनिया जी के समय, और चाहे इस समय राहुल जी के समय में उनको जी लगाता हूँ और उनको सम्मानपूर्वक श्रीमान बोलता हूँ। सम्मान है, व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। और संसदीय भाषा हमको बोलनी नहीं, क्योंकि मैं एक बार विधायक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विधिवत विधायक, एक बार 400 वोटों से रहा। तो मुझे एक पुलिस अफसर कह रहे थे, वो नाम नहीं बता रहा उनका, कि ज्ञानदेव जी आजकल बहुत शांत हैं, आपके बारे में तो पूरी लंबी चौड़ी फाइल है, आप बहुत उग्र और बहुत अग्रेसिव और बहुत खूंखार विधायकों में रहे, खूंखार नेताओं में रहे। मैंने कहा अब भी मैं खूंखार हूँ। बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए, खुला मंडी खाना नहीं भूलता,
मुझे लोग हनुमान जी के रूप में हनुमान जी का अनुयायी कहते हैं, लेकिन मैं इस समय उग्र इसलिए नहीं हूँ कि मैं विधायी कार्यों से जुड़ा। एक बार, 2 बार, 3 बार विधायक रहा, एक बार 400 वोट से रहा। अब विधायक कार्यों से जुड़ा अगर मैं झगड़े गुंडागर्दी करूँगा, झगड़े करूँगा तो कार्यकर्ता क्या करेंगे, इसलिए मैं शांत हूँ। उम्र के कारण नहीं, उम्र के कारण जैसा था वैसा है ज्ञानदेव आहूजा, उसमें कोई फर्क नहीं है। भाग मत जाए। आपके बारे में एक चर्चा है कि जैसे कि अलवर के आसपास जो खासतौर से दलित समाज है और आपके पास लगातार वो लोग आते हैं, क्या वजह है कि आपसे बड़ा उनका एक मन लगा हुआ है? एक मतलब चर्चा होती है, हम जब बात ग्रामीण में यहाँ जाते हैं। एक एडिशनल एसपी आए, दलित समाज के थे, बैरवा थे, नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नाम बोल करके अभी भी वो सर्विस में है। उन्होंने कहा मुझे ज्ञानदेव जी बड़ा ताज्जुब है कि हमारे एससी के नेता, दलित नेताओं से ज़्यादा लोग, एससी समाज के लोग मसीह आपको मानते हैं। और एक बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे IAS अफसर, अभी रिटायर है, आप समझ जाएंगे, नाम नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा ज्ञानदेव जी मुझे एक बड़ा ताज्जुब है कि राजस्थान का एससी के लोग, हमारे दलित लोग जो आते हैं, पिछड़े आते हैं, अति पिछड़े, वो आपके लिए बड़ी श्रद्धा प्रकट करते हैं और आप उनके मसीहा हैं। ऐसा क्या आपने जादू किया है? बड़ा कारण तो मैंने उनको जो बताया वो ये है कि मैं लगभग 2 दशक मजदूर नेता रहा हूँ। बिल्कुल रहे आप। आई वॉज टेररिस्ट, स्टिल टुडे आई एम टेररिस्ट। मेरा अब भी मजदूर कर्मचारी के लिए दिल चाहता है, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर था खास करके मैं उसका किंग था। प्राइवेट सेक्टर में टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, जूट, मेडिकल हेल्थ का, और प्राइवेट सेक्टर में हमारे सीमेंट का, हमारे क्या कहें, शुगर मिलों का, इनके जो लेबर फेडरेशन थे, स्टेट ऑल इंडिया का, मैं किसी का स्टेट का, किसी का ऑल इंडिया का बता देगा था। और आप ताज्जुब करेंगे, हमारा दलित और पिछड़ा पिछले 20, 30, 40 साल से बहुत आगे बढ़ा तो भी अभी तक भी प्राइवेट सेक्टर में 80 से 90% नौकरी करता है। बिल्कुल करता है। उनका लगा मेरे लिए रहा और मैं उनके लिए लड़ता रहा। इवन एक लड़का जो मॉडर्न सिंटेक्स में काम किया, उसको मैंने सलाब सिंटेक्स में लगवाया, बाबूलाल बैरवा, वो मेरे घर पे 49 साल से रहता है, बेटे की तरह। एक बार की घटना बता रहा हूँ, किस गांव के राजपूत थे मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो मेरे पास था तब मैं हमेशा किराए के मकान में रहा। ये जो 2 फ्लैट लिए हैं, मैडम रिटायर हुई, 44 लाख रुपए लाई, तब 13 लाख के 2 फ्लैट और इनको सजाया। वहाँ किराए के मकान में था, मेहताब सिंह नोहरा में। तो वहाँ पर कुछ राजपूत आए और वो, उनको मैंने कहा, बाबूलाल बैरवा कार्यकर्ता को मैंने कहा इनको पानी पिलाओ। वो पानी लेने गया बाबूलाल, अभी वो चला गया है, 7 बजे तक यहीं था। वो पानी लेने गया तो ये राजपूत बोले, नरू का परिवार के थे, क्या साहब आप इनके हाथ से हमको पानी पिलाओगे? मैं क्यों? तो हमारा धर्म भ्रष्ट करोगे? मैंने कहा धर्म इस पानी में भरा है क्या? अब अगर धर्म इस पानी में भरा है तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाने दो, और तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ पानी मत पियो। बहुत बढ़िया। अब वो बोले साहब आपको अगली बार जीतना नहीं है, तब मैं हार गया था। अगली बार जीतना नहीं है क्या? मैंने कहा मैं जीतूँ या हारूँ, राजनीति में मैं बड़े उद्देश्य के लिए आया हूँ, यहाँ पर सीधा हिंदू एकता, हिंदुत्व के लिए आया हूँ। और बहुत सीधा बोलता हूँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस्लाम की ईसाइयत के खिलाफ नहीं हूँ, ईसाइयत इस्लाम के खिलाफ हम हो नहीं सकते, क्योंकि हम जब चींटी को दाना देते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, गाय को माँ कहते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, हम सृष्टि और वृष्टि को मानते हैं, हरियाली और पेड़ को पूजा माँ और ब्रह्मा अवतार कहते हैं, विष्णु अवतार। तो हम हिंदू किसी इस्लाम के ईसाइयत के खिलाफ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा धर्म इसी में है तो आप उठ के जाइए, मत दीजिए वोट, जाइए यहाँ से, मुझे आपके वोट नहीं चाहिए, मैं MLA बनूँ ना बनूँ, मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए आया हूँ। तो फिर शर्मिंदा हुए, बैठे और उन्होंने पानी पिया। उनको समझ में आया? ये एक उनको समझ में आ गया। ये एक तो मैं कोयम्बटूर का बता रहा था, तो वहाँ पता लगा कि 90% लेबर मोमडन है। तो वहाँ मेरा बड़ा भारी स्वागत हुआ। मैंने कहा भारतीय मजदूर संघ में हूँ और भारतीय मजदूर संघ का रंग भगवा है झंडे का। तो वहाँ पता लगा मोमडन है। तो मैंने उनको कहा वो हिंदी इसलिए समझते थे कि ज़्यादातर वो आंध्र के लोग, तो उर्दू बोलने वाले हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह बोलते हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश के ज़्यादा मजदूर थे। तो मैं हिंदी बोला, मैंने कहा हिंदी आपको समझ में आता है? बोले आता है। तो मैंने कहा भाई आप बताओ, आप लोग मोमडन हो, मुसलमान हो, और फिर मेरा स्वागत कर रहे हो। उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही, बोले हमारे यहाँ सबसे पहले INTUC इंटक की यूनियन कांग्रेस की, उन्होंने हमारे को भी लूटा, मालिकों से पैसा लूटा, हमारा चंदा लूटा। फिर हमारे यहाँ एटक आया, AITUC CPI का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर हमारे पास CPM का सीट आया, सब ने हमारे को चंदा भी लिया और मालिकों को लूटा। आपके बारे में हमने सुना है कि ज्ञानदेव आहूजा एकदम डेड ऑनेस्ट हैं और भारतीय मजदूर संघ के हैं, भले आपका भगवा झंडा है, और हमको अगर देर सवेर हिंदू बनना पड़ा हम बन जाएंगे, लेकिन हम लुटे तो नहीं ना, हम पिटे तो नहीं ना।
तो उन्होंने भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन किया, तब सदस्यता मात्र 1 रुपये की थी, अब तो 5 रुपये और 10 रुपये हो गई है। तो इन मजदूर क्षेत्र में काम करने के कारण से मैं दलितों से, पीड़ितों, पिछड़ों से और गरीब मुसलमानों से ही बहुत प्रभावित रहा। मैं भी प्रभावित रहा, वो भी रहे, और बाकी राजनीति में बिल्कुल स्वच्छ था। मेरा एक स्टेटमेंट है जोरदार, आपको बता रहा हूँ, जिसको हमारे प्रांतीय केंद्रीय नेता भी नाराज हुए। मेरा एक स्टेटमेंट आया कि सब नेताओं के पास आता है नंबर 2 का पैसा, मेरे पास भी आता है, मैं उसको बांटता हूँ गरीबों में, गरीब कन्याओं के विवाह में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गौशालाओं में इत्यादि। उसको लेकर के लोग प्रांतीय नेता हमारे उनके पास गए, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की मान्य से, उन्होंने कहा मैं उनको कुछ नहीं कर सकती, तो दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के पास गए। एक राष्ट्रीय नेता ने मुझे कहा, ज्ञानदेव जी आप ये जो बोलते हो नंबर 2, आप नंबर 2 मत बोलो, आपको मेरे पास भी आता है पैसा, मैं उसको बांटता हूँ गरीबों में, मजदूरों में और गरीब कन्याओं के विवाह में और मंदिर गुरुद्वारा गौशालाओं में। मैं ठीक है ऐसा बोल दूँगा, हालांकि पत्रकारों ने बाद में उसको ठीक ढंग से छापा नहीं, पर मेरा बिल्कुल कहना ये है कि जीवन पूरा निकल गया किराए के मकान में, और मैडम रिटायर हुई तब ये 2 फ्लैट लिए मैंने, जैसा आपको बताया। राजनीति में रहते हुए बिल्कुल स्वच्छता, स्वभाव में भी, आत्तों में भी, ईमानदारी में भी, और कर्मठता पूरी, सक्रियता पूरी। इसलिए मेरा वृत्तांत आपको मैंने बताया, और क्या पूछना चाहते पूछे। जी, आप ट्रेड यूनियन के आप नेता रहे हैं, खासतौर पे देखा सवाल ये भी है कि जो मौजूदा सरकार है केंद्र में निजीकरण की ओर बढ़ रही है, और सवाल भी उठ रहे हैं कि कई एयरपोर्ट है, अगर और देखें, अगर नवरत्न कंपनियां कहें या हमारी दूरसंचार कंपनियां हैं वो भी निजीकरण में जा रही है, या हमारा LIC है, बैंक है, इसके बारे में क्या है? ये पॉलिसी तो जनसंघ के टाइम से है जी। हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि कम्युनिस्टों ने नारा लगाया, वामपंथियों ने, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हमारे पंडित दीनदयाल जी ने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, इसके ऊपर स्वाभिमान। डॉक्टर महेश जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कोई 4 गालियाँ दे और फिर के आ जाओ रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, जलेबी खा लो, आप खाओगे? नहीं खाएंगे। तो स्वाभिमान बड़ा है। अब स्वाभिमान कैसे पैदा होगा? इस देश में नेहरू जी ने समाजवाद, साम्यवाद ला करके, जो सही नीति नहीं चलती, आदमी और एक मशीन हो जाता है, गुलाम हो जाता है मशीनों का। इसलिए कंपटीशन में आप आगे तरक्की करोगे, कंपटीशन में आप आगे बढ़ोगे, कंपटीशन आएगा प्राइवेटाइजेशन से, और प्राइवेटाइजेशन में भी नेशनलाइजेशन हो। प्राइवेटाइजेशन में भी, मैं बहुत क्लियर शब्द, हिंदी का शब्द आप रहे, भारतीयकरण हो, निजीकरण हो, तो फिर भारतीयकरण हो। भारत के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति निष्ठा हो, ये निष्ठा जगा करके फिर अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, जिसको आप हिंदी में निजीकरण कहें, तो इस देश के लिए बहुत हितकर है। ये पूरी जनसंघ की पहले दिन से हर खेत को, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, और निजीकरण, ये जनसंघ पार्टी के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी बना, भारतीय जनता पार्टी बना, उसकी नीतिगत है, उस नीतिगत हिसाब से काम हो रहा है। तो क्या ये निजीकरण से आम जनता को फ़ायदा हो पा रहा है? क्योंकि ये जिस तरह से उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, वही अगर ग्राफ देखें अपन ओवरऑल, वो ज़्यादा पैसे वाले बन रहे हैं, और राजनीति में जो आप कह रहे हैं कि आपने पैसा नहीं कमाया, कि नंबर 2 का जो पैसा आता है, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो सारा जो काला धन है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी को पास आ रहा है। एक पार्टी का नाम ना लें, क्योंकि लगभग स्थिति है। मैंने इसमें पॉलिटिकल किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है कि स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में किन का पैसा जमा है। बताइए। ये चिदम्बरम और राहुल गांधी सहित, दिग्विजय सिंह सहित सारे कांग्रेस नेता, एक भी जनसंघ का, तत्कालीन जनसंघ, अब बीजेपी का एक भी नेता नहीं है। ये क्या गारंटी? हम लोगों को पूंजीपति कहा गया। कामरेड हारूमल तोलानी थे, रामानंद अग्रवाल का पेट्रोल पंप है, बिल्कुल है। कामरेड हारूमल तोलानी की आज 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके बेटों की, एक बेटा अमेरिका रहता है, एक जर्मनी रहता है, एक रशिया जो भारत में आ गया, 2 बेटे यहाँ हैं। इनके पास, हम तो पूंजीपति कहलाते थे, किराए के मकान में रहे, और वो अपने आप को साम्यवादी, समाजवादी कहते थे। वो 1000, 2000, 5000 करोड़ प्रॉपर्टी हैं। आप किसको कहेंगे कि निजीकरण हो रहा है और पूंजीपति जब मैं लेबर लीडर बना, मुझे बड़ा ताजुब होता था कि लोग टाटा, ये बिरला, ये मोदी, ये मुबारका, और अब अडानी, अंबानी और रिलायंस को दे रहे हैं गालियाँ तब भी ये देते थे। देखिए, जो गालियाँ दे रहे थे CPI, CPM, समाजवाद प्रति समाजवाद, ये सब क्यों ख़त्म हो गए? क्योंकि इन्होंने लूटने का काम किया,
मजदूरों को भी लूटा, मालिकों पूंजीपतियों को लूटा। हम लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, या और भी हमारे सुषमा स्वराज गुजर गए, अरुण जेटली, इन्होंने मालिकों को लूटने का काम नहीं किया, सिर्फ गरीबों के हित की योजनाएं बनाई। आज भी मोदी जी योजना बना रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे, देश के 9 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय खुल गए। आप ताज्जुब करेंगे कि 12 करोड़ लोगों के घरों पे गैस कनेक्शन पहुंच गए। आप ताज्जुब करेंगे लगभग 12 से 15 करोड़ बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। आज ताज्जुब करोगे कि देश का 86% लोगों का जनधन खाता खुल गया। आज पैसा नंबर 2 में नहीं जाता, सीधा उसके खाते में, गरीब के खाते में जाता है। ये इसमें पूंजीपतियों का लाभ हो गया। नहीं, मैं आपसे इसी पे सवाल मेरा है कि सरकार की योजनाएं वेलफेयर की, सरकार का काम ही वेलफेयर का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी राजनीति है इस समय भारत में देखा जाए वो धर्म पर आकर टिक रही है। विकास की बात बड़ी बड़ी हो रही है, चुनाव में होती है, आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने यूपी में देखा, मैं यूपी में चुनाव कवर करने गया तो वो कहीं ना कहीं धर्म पर आकर टिक रही है। टीवी पर रात दिन डिबेट ही धर्म पर हो रही है, जो विकास, रोजगार, सुरक्षा, अभी इन पर आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है। सुना है, बिल्कुल है। सुना नहीं होगा, सुना है। उनसे एक बार वो जब फौज में लौट के आए सर, उन्होंने अनिवार्य वीआरएस लिया, वीआरएस लेके लौट के आए, तो गांव में उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक काम किए, गण सिंगे, और उस गांव में जो विकास कार्य किए, सड़कें बन गई जनता के पैसे से, जनता से पैसा कलेक्शन करके, नालियाँ बन गई जनता के पैसे से, सरकार से नहीं। वहाँ गार्डन खड़े हो गए जनता के पैसे से। वहाँ संतरा होता है, सेब होता है, सेब नहीं संतरा होता है, नागपुरी संतरा, और इस तरह के और भी फल फ्रूट, केला इत्यादि साउथ में होता है। और इतना ही नहीं है, तो उन्होंने शराब के ठेके बंद कर दिए रणधरी सिंगे, और उन्होंने वहाँ बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी की दुकानें बंद कर दी। ये सब जो हुआ तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नेता, उस समय मृणाल गोरे, मधु दंडवते, और समय के नबूद्रीपाद, डांगे, श्रीपाद अमन डांगे, सारे नाम आपने सुने होंगे इतिहास में। बिल्कुल है। गुजर गए, स्वर्गीय हो गए। ये 11 नेता मिलके गए कि अन्ना हजारे से मिलते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा विकास कार्य किया बिना सरकार से पैसा लिए। तो उनसे मिले, अन्ना हजारे से मिलने गए तो अन्ना हजारे एक पुराने गणेश मंदिर में बैठे थे। विनायक, वहाँ विनायक कहते हैं, वक्रतुंड विनायक गणेश जी के मंदिर में बैठे हुए थे, और वहाँ मिस्त्री को समझा रहे थे कि ये टोला टूट गया, इसको ठीक करना है, ये दीवार में तरेड़ आ गई, इसको ठीक करना है, ये छत से टपक गई, इसको ठीक करना है। तो वो आधा घंटा, पौन घंटा। अब ये कामरेड सारे और सोशल नेता सारे राजनीतिक नेता थे, और राजनीतिक लोगों को पेशेंस नहीं होता, पॉलिटिकल लोगों को टॉलरेंस और पेशेंस नहीं होता। 1 घंटे से ज़्यादा जब निकल गया तो अन्ना हजारे से बोले, भाऊ कहते हैं वहाँ बड़े भाई, भाऊ अन्ना हजारे, हमको बताओ, हम लोग बड़े बड़े नेता हैं, MLA हैं, MP हैं, केंद्र के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमको 1 घंटे 1.5 घंटा हो गया, और आप ये मिस्त्री से ये खाना टूट गया, ये टोला टूट गया, ये दीवार टूट गई, ये छत टूट, आप गणेश जी मंदिर को ठीक करा है। उन्होंने कहा, कामरेडो, एक बात गलत फहमी तुम निकाल दो, ये गणेश जी हैं, ये ईश्वर हैं, भगवान हैं, जिन्होंने हमको ये दिशा दी है कि मैं ये विकास कार्य करूँ, मैं ये रचनात्मक कार्य करूँ। ये रचनात्मक कार्य जो मैं कर रहा हूँ गणेश जी की कृपा से कर रहा हूँ, ये गणेश जी मंदिर जीर्णोद्धार करना है, इसलिए मिस्त्री को समझा रहा हूँ। आप किसको कहते हो? आप कुछ रचनात्मक काम हमको दिखाई, मैं बोले अभी दिखाता हूँ। वो दिखाया तो संतरे का बहुत बड़ा बाग था। बोले संतरे का बाग देखते हो? यहाँ का गांव का एक भी बच्चा गणेश जी से, भगवान श्री कृष्ण से, अम्बा माता से, माँ दुर्गा से इतना प्रभावित है कि एक संतरा चोरी नहीं करता। और पूना में और मुंबई में या महाराष्ट्र के विदर्भ में संतरे जहाँ होते हैं, नागपुर में, वहाँ चोर घुस जाते हैं बागों में और चोरी कर लाते हैं। ये रचनात्मक काम है, ये गणेश जी की कृपा है। ये रचनात्मक काम है कि यहाँ जनता के पैसे से मैंने सड़कें और नालियाँ बनाई हैं। ये रचनात्मक काम है कि यहाँ प्राइमरी स्कूल भी ठीक से नहीं चलता था, और गणेश जी की और श्री कृष्ण की कृपा से प्राइमरी से मिडिल से सीनियर से कॉलेज, इस समय डिग्री कॉलेज चल रहा है, उस समय की बात है, 30 साल पहले की, ये चल रहा है। और इतना ही नहीं है बंधुओं, यहाँ शराब बंद है, यहाँ बीड़ी सिगरेट बंद है, यहाँ नशा पता बंद है। ये सब शराब के ठेके मैंने बंद करा दिए, ये गणेश जी की कृपा है। तो बिना धर्म के आप कोई कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब पिछड़ रहे हैं, गलती कर रहे हो। डॉक्टर महेश वर्मा जी का आपने दलितों ने रैदास को भुला दिया है। गुरु रैदास आध्यात्मिक गुरु थे हमारे। लेकिन अम्बेडकर, आप सुनिए, आप पूरी, मैं अम्बेडकर बाबा साहब पे आ रहा हूँ।
गुरु रैदास के शिष्य मीराबाई बनी, जो कृष्ण में समा गई। वो गुरु रैदास के वहाँ वाराणसी में बैठे तो सारे पंडित पुरोहित शिष्य बने, जिसको आप पंडितों को ब्राह्मणवाद और जैनवाद को गाली देते हैं। वहाँ बहुत सारे वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, मीराबाई तो राठौड़ परिवार की बेटी और राणा ब्याही थी, राणा परिवार, बप्पालाल वंश, राणा प्रताप वंश, ऐसे ऐसे बनिया और ब्राह्मण, राजपूत और हम लोग हमारे दादाजी गुरु रैदास का फोटो लगाते थे बचपन में। मैं कहता सब ये कौन है? बोले ये कबीरदास है, ये गुरु रैदास है ना, और ये दादू है। दादू, हाँ, ये तीनों संत ऐसे एक ही टाइम हुए हैं। और फिर गोस्वामी तुलसीदास, और गोस्वामी तुलसीदास उनमें से हुए जो अकबर के समकालीन हुए। आपको नई इतिहास की बात बता रहा हूँ, आप पहली बार सुन रहे होंगे। गुरु गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन हुए। हनुमान चालीसा सबसे छोटी, रामचरितमानस सबसे बड़ी रचनाएं, 12 रचनाएं, लेकिन अकबर का कहीं जिक्र तक नहीं किया। अकबर को ले जाने आए, अपने साथ कुर्सी बिठा के बैठाने के लिए मना कर दिया। ये एक ही समय के संत है जो बहुत बड़ा आध्यात्मिक क्रांति लाए। अब बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ तक बात है, बाबा साहब अम्बेडकर को आपने भी ठीक से पढ़ा नहीं होगा। उस दिन मैंने बहस की थी आपसे। उन्होंने कहा यहाँ का सारा मुसलमान भारत से वहाँ भेजना चाहिए, वहाँ का सारा हिंदू यहाँ लाना चाहिए। क्यों? कि मुसलमान इस देश की, इस धरती के, इस भारत माता के भी सगे नहीं हो सकते। इन्होंने अपने जीवन में लिखा है। उनसे देश विदेश के पत्रकार भी आए पूछने कि आपको हिंदुओं ने प्रताड़ित किया? बोले किया। दलितों को, आप लोगों को किया? बोले किया। फिर आपने हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई या मुसलमान बनाने की बजाय आपने बौद्ध क्यों अपनाया? भगवान बुद्ध को क्यों मना? उन्होंने कहा भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, ये यहाँ के भारत के ही सांस्कृतिक जीवन के अंग हैं। बिल्कुल, यहीं से धर्म के, यहीं से मूल धर्म हमारा एक ही है और मूल पंथ हमारा एक ही है। ये अलग अलग पंथ है, कुल पंथ कितने हजारों हैं हमारे, लेकिन मेरे को बड़ौदा महाराज ने पढ़ाया लिखाया और अमेरिका भेजा और मैं फर्स्ट आया वहाँ गोल्ड मेडल आया। तो ऐसा नहीं है, हिंदुओं ने प्रताड़ित किया, हिंदुओं ने सहारा भी दिया। पर हिंदू धर्म की एक शाखा बौद्ध को मैंने अपनाया, भगवान बुद्ध को मैं मानता हूँ। इसमें भी अंतर विरोध है। हाँ। कि हिंदुओं की शाखा बौद्ध को आप कह रहे हैं, वही बुद्धिस्ट जो कहते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं। और जहाँ तक आप हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, जिस पार्टी से आप आते हैं, वहाँ पर दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है। क्योंकि जो लगातार जो हमले हो रहे हैं दलितों पर, ख़ास तौर पे जब हम कवर करने जाते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ पर संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग क्यों नहीं मुखर होते? सिर्फ चुनाव के अंदर ही दलित याद आता है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, ये बात सही है। बाबा अम्बेडकर की फ़ोटो भी लगा रहे हैं बीजेपी नेता, कार्यक्रमों में भी लगा रहे हैं, घरों पर भी अब लगा रहे हैं, अब घरों पर भी लगा रहे हैं। बिल्कुल है। और बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मान्यता दे रहे हैं। ये बात सही है कि वोटों का बहुत बड़ा गणित उनके सामने है। बिल्कुल, मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ। आप जैसे खाना खा के आए हो, आप आना, आप है जैसे आज आप खाना खा के आए हो एक दलित परिवार के, हाँ। लेकिन इसको भी फोटो खींच के दिखाएंगे तो मुझे ये लगता है कि क्या दलितों का खाना खाना, नहीं फोटो नहीं खिंचवाया, नहीं आप नहीं खिंचवा रहे ना, लेकिन जब हम खाना खा के आते हैं किसी दलित परिवार के नेता जब जाते हैं चुनाव के टाइम में, तो ऐसा लगता है कि दलित इतना छोटा हो गया खाना। अरे तो एक इंसान, एक परिवार। मीडिया इतना हल्का हो गया, घटिया शब्द नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। घटिया शब्द तो बहुत घटिया है। हल्का हो गया कि अमित शाह जी अगर कहीं जाएंगे तो मीडिया पहले पहुँचेगा। आप पूरी बात सुन लीजिए। प्लीज सर। गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वहाँ मीडिया पहले पहुँचेगा। मीडिया वहाँ के उनके यहाँ खाना खाया। ये दिखावा है, ये प्रचार है, प्रसार है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आज जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब गांव कस्बे में नाचेगा तब सबने देखा ना। आज ये प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी हो गया। आज एक मीडिया के अखबार वाले पे मैं बहुत नाराज़ हुआ हूँ। अच्छा। शायद वो मेरे खिलाफ कल लिख भी देगा, नाम नहीं ले रहा हूँ, जब आ जाएगा। मीडिया मेरा पीछा करता है, मैं मीडिया का पीछा नहीं करता। मीडिया बहुत पीछा करता है। और दुर्भाग्य से मीडिया में आज भी 95% ब्राह्मण है, राजपूत है। पूरी बात मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आपकी बात कह रहा हूँ, आपके मन की बात कह रहा हूँ। ब्राह्मण है, राजपूत हैं, वैसे हैं या हम लोग हैं, सिंधी, पंजाबी, अरोड़ा से। उन्हीं के माइंडसेट की खबरें आ रही हैं। और वो उनका जो माइंड पहले से सेटअप है पारिवारिक कारणों से, पारिवारिक पृष्ठभूमि में, बिल्कुल वो उस ढंग से देना चाहते हैं। लेकिन बहुत कुछ बदल गया। अच्छा। बहुत कुछ बदल गया है और बदल जाएगा। जी जी। और समय की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है कि ये बदलना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने गुरु रैदास को क्यों छोड़ दिया, मैं पूछ रहा हूँ? नहीं,
खैर आप, मैं तो नहीं छोड़ा इस बात को, मैं तो उनको समझता हूँ। मैं पंजाब भी गया, बनारस भी मैंने की स्टोरी करी है, और मैं तो उस रविदास मंदिर में रुका हूँ 5 दिन। अभी बनारस गया था जो चुनाव में कवरेज करने। अभी आप हिंदुत्व में दलितों की स्थिति के बारे में बता रहे थे आप। ऐसा दलित इस समय हाँ। वो दलित नहीं है, हाँ। फिर भी आप दलित पीड़ित तो है सर, आप नहीं सुनिए, आप दलित नेताओं को मैं कहूँगा पीड़ित आपने किया है। पीड़ित तो पहाड़िया जी मुख्य कलेक्टर ने किया। और आप बताएं, आपका एक IAS संपतराम बने, एक संपतराम गृह मंत्री बन गया, एक बेटा IAS, एक IPS और एक इंजीनियर। क्या उसने दलितों में शादियां की? बोलिए आप। बिल्कुल सही, वो इलीट हो गए, दलितों में भी इलीट हो गए। आपके महेंद्र IAS महेंद्र जाटव, उसने दूसरी शादी किन से की? आप दलितों में खुद घृणा है। आज भी दलितों में जो दलित है SC सारी जातियाँ, नोट भलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, धानकर, SC में सिर्फ 3% लोग हैं जिनको फ़ायदा मिला है जी। बाकी मोची है या रैगड़ है या बेचारे गांव में है। ST में सिर्फ 2% लोग हैं जिनको फ़ायदा मिला है। एक हमारे डॉक्टर कोडलाल मीणा, एक हमारा बामनवास का कोई SC का और SC का 20-20, 30-30 उसके लोग और बन गए IPS, IAS, RPS, RAS, इंजीनियर, कस्टम में, इनकम टैक्स में। संपतराम का पूरा परिवार। मैंने एक बार दस्तखत किया, बता रहा हूँ जी। पिछला जो चुनाव में 4600 से जीता था, इस बार तो चुनाव लड़ा नहीं था, उससे पहले मैं 16,500 से जीता जुबेर खान से। मेरे खिलाफ प्रचार किया जुबेर खान ने भी और बसपा के नेताओं ने। बाद में बसपा के नेता सारे मेरे साथ आ गए, दिनेश गौतम भी आ गया, बनवारी भी आ गया, मामूली का बनवारी, वो सब आ गए। उन्होंने प्रचार ज्ञान दिया, जहाँ रिजर्वेशन के खिलाफ साइन किया है। मैंने कहा मैंने रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं किया, ना करूँगा। मैंने जो प्रमोशन पे प्रमोशन क्यों कि बूटा सिंह का वाल्मीकि था केंद्रीय गृह मंत्री, उसका थाना गाजी में क्या लेना देना? उसके जवाई को, यानी उसकी बेटी जवाई को, बेटी के नाम, महिला के नाम SC की गैस एजेंसी निकली। उसने ऊपर की ऊपर अपनी बेटी के नाम, जवाई के नाम गैस एजेंसी ले ली। उसका क्या लेना देना था थाना गाजी अलवर में? आप ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे कि जहाँ रैगड़ को, जहाँ बैरवा को, जहाँ बलाई को, गरीब को या मोची को, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला। उसको गैस एजेंसी, आप बताइए, जुबेर खान ने गैस एजेंसी ली है, 2 पेट्रोल पंप हैं, 2 रेलवे कैंटीन है, आम मेव को मिलाए क्या? मैं मेवा मुसलमानों ही कहता हूँ। आप गरीब मेव को पेट्रोल पंप की एजेंसी या गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप या रेलवे कैंटीन, 2 रेलवे कैंटीन है जुबेर खान की, 2 पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी उसकी पत्नी के नाम पे है। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला। आम दलित को, आम रैगड़ को, आम को बलाई को, आम बैरवा को, मेघवाल को कुछ नहीं मिला, सब आप लोगों ने लूटा। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको ले, वो सरकार इस पर ध्यान दे, मुझे लगता है। 70 साल कांग्रेस का राज रहा। हाँ, 70 तो नहीं, मतलब 60 साल रहा। अरे भाई लगभग कांग्रेस कल्चर के लोग, मोरारजी देसाई, VP सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह, ये टोटल हर कांग्रेस कल्चर 70 साल। ठीक। और राष्ट्रपति भवन में आप ताजुब करेंगे, 900 कर्मचारियों में से सिर्फ 130 लोग हिंदू थे, उसमें दलित कोई नहीं। दलित कोई नहीं था कांग्रेस राज में, मैं समझ गया। आप पूरी लिस्ट ले लीजिए, निकला लीजिए। और 900 में से 130, और 870 कौन बने, 770 कौन बने? मुसलमान। तो मुसलमान, ईसाई और मुसलमान ये दलित नहीं है ना? कांग्रेस ने ये भी चाहा कि इनमें भी दलित हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। हमने इसका विरोध किया। हमने इसलिए विरोध किया कि उनको लाभ मिलागा तो हमारा ये दलित रह जाएगा। इसलिए कांग्रेस राज ने जो ढरा बिगाड़ा, उनके IPS जो IAS SC के भी थे, बूटा सिंह जो SC का भी था, उसने अपना घर भरा। ज्ञानी जैल सिंह OBC का था, उसने अपना जांगड़ था, रामगढ़िया सिख, रामगढ़िया कहते हैं उनको, जांगड़ सिख, हमारे जांगड़ कहते हैं, खाती कहते हैं, बढ़ाई। उसने अपना घर भरा और इन लोगों ने अपने घर और अपने रिश्तेदार नातेदारों को फ़ायदा पहुंचाया। आम दलित को, आम पिछड़े को, आम रैगड़ को, बलाई को, बैरवा को, मेघवाल को, खटी को, कोली को, दानका को, जाटों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। आप लोगों ने अत्याचार किया अपने भाइयों पर, हमने नहीं किया। इसलिए मैंने प्रमोशन के खिलाफ साइन किए। बाद में लोगों को समझ में आई और दिनेश गौतम जैसे लोगों ने मेरा प्रचार प्रसार किया और मीटिंगें बुलाई कि भाई साहब का स्टेप सही है कि हम ही अपने भाइयों के पैरों पर कुड़ाल मार रहे हैं, हम ही उनकी गर्दन पर कुड़ाल चला रहे हैं। इसलिए भाई साहब ने जो कहा
प्रमोशन ब्राह्मण बनिया के हित में नहीं है। प्रमोशन पे प्रमोशन आपके अहित में है, आपके गरीबों के अहित में, मोची के अहित में है, गरीब रेगड़ के अहित में हित में नहीं है। इसलिए मैंने साइन किया था समझ बूझ के, और अब भी मैं कहता हूँ मेरा स्टैंड तब भी ठीक था, आज भी ठीक है। अगर पिछड़ा दलित अब परेशान हो रहा है, आज़ादी के 20 साल 30 साल तक तो छोड़ दीजिए, और अब 40 से 45 साल में अगर परेशान हो रहा है, इस समय अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल पूरे हुए, तो 40-45 साल में अब अगर दलित पिछड़ा परेशान हुआ है तो आपके क्या हुआ है? मेरे इसी में एक सवाल है मेरा कि जब प्राइवेटाइजेशन हम कर रहे हैं, आप जिस दलित को, अब मैं भी दलित परिवार से आता हूँ, और मेरे पिताजी बैंक में थे, सरकारी नौकरी थी, तो मैं लिख पढ़ लिया। गांव में गरीबी की स्थिति थी, लगभग 90% दलितों की ये स्थिति थी। जब सरकारी नौकरी मिली तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार भी दृढ़ संपन्न हुआ। जब सरकारी व्यवस्था को हम कमज़ोर कर देंगे या कम कर देंगे या प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एम्पावरमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। देखिए, सरकारी व्यवस्था तो कमज़ोर नहीं हो रही है। अच्छा, सरकारी व्यवस्था कमज़ोर नहीं हो रही है, नौकरियाँ नहीं होंगी सरकारी। ऐसा है, सुनिए, ये जो उन्होंने स्टैंड अप योजना और कई योजना 17 योजनाएं चालू की हैं, जी, आप ये हिम्मत क्यों नहीं करते? जैसे हाँ। हम लोग जो पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पख्तूनख्वा हैं, हाँ। हम लोगों ने मजदूर करना, नौकरी करना पसंद नहीं किया। हाँ। पापड़ बेचे, वो नहीं कर सकते आप। चाय बेची, वो नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? आप चने बेचे, पापड़ बेचे, चाय बेची, जूठे कब धोए। हम लोगों ने काम धंधा बिजनेस किया। हम लोग छा गए जयपुर या अलवर या दिल्ली, के अंदर सिंधी समाज, सिंधी पंजाबी सब। और आप लोग ये क्यों नहीं कर सकते? आज आपका होटल खुला तो कौन पूछ रहा है कि आप बलाई और बैरवा हैं? नहीं सर, ये पता लगता है तो बहुत नहीं गलत तो बढ़ता है। बिल्कुल ना कतई। अब वो बात नहीं है। अब आप अपने ऊपर खुद, क्योंकि सरकारी नौकरी पर डिपेंड, सरकारी नौकरियां इतनी नहीं होंगी, इतनी नहीं होंगी। लेकिन स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना, सोमनी योजना, अभी जो अग्निपथ और अग्निवीर, ये आपके हित में है। आपके बच्चे इसमें जाएं, 4 साल बाद 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख मिलेगा, 6 साल बाद 20 लाख मिलेगा। आपके बच्चे इसमें जाएं बड़ी संख्या में, और दलितों को, इसका तो बहुत भयंकर विरोध हो रहा है। विरोध कौन कर रहे हैं? मुसलमान। नहीं, मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं, साम्यवादी। अरे पकड़े गए मुसलमान बिहार में सारे लिस्ट है मेरे पास में ना, आप निकालूं मैं? नहीं, सारे। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड में जा रहे हैं, जो अपने जो ओबीसी है या एससी हैं या एसटी हैं, उनके परिवार के बच्चे, जो हम पर्टिकुलर, हमने फौजी से भी बात करी, उनसे नाम नहीं पूछा हमने, जो पर्टिकुलर जो जवान हैं, उन्होंने कहा कि मान लीजिए 4 साल की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी, हमारी संविधा पर रहेगी, तो हम आर्थिक सुरक्षित कैसे रहेंगे? ऐसा है जी सर। आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने की 11, 15, 20 लाख दे रहे हैं ना जी। आप मत करिए नौकरी बीजेपी कार्यालय में गार्डिंग की जी, आप मत करिए फैक्ट्रियों में गार्डिंग की जी, गार्ड बन के काम मत करिए, आप अपना काम धंधा करिए। आपको 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख मिल रहे हैं। ऐसे फौज ताकतवर हो जाएगी सर? मुझे बताइए, 4 साल की नौकरी से अब 6 साल की, 4 और 6 साल, तो क्या फौज ताकतवर हो जाएगी? इस पर एक बड़ा सवाल अभी भी जो रिटायर्ड फौजी ऐसा है, रिटायर्ड फौजी जो है वो सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान में जो फौजी हैं, जो काम कर रहे हैं, वो तो सरकार के दबाव में हो सकते हैं कि हम सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे तो एक्शन हो सकता है। मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल जो अलग से पार्टी चला रहे हैं, आरएलपी, हाँ, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि हमको तो जाटों को मजबूत करना है। ये देखिए जी, ये आपको दिखाने के लिए मैसेज नहीं किया, ये तो 1 हफ्ता पहले मैसेज है ना। मैंने कहा क्यों विरोध कर रहे हो? क्यों? बोली मुझे तो जाटों को मजबूत करना है। जाट अगर नौकरी में चले जाएंगे, हजारों युवक नौकरी में चले जाएंगे, तो हमारे लिए चुनाव के लिए नारे कौन लगाएगा, हमारे लिए हंगामा कौन करेगा? कई कारण हैं। साम्यवादी वामपंथी जो कभी अब टिक नहीं सकते, भारत में साम्यवाद खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, और ख़त्म हो गए जातिवादी नेता। जातिवादी नेता खत्म हो गए, लेकिन जातिवाद को भड़का के अग्निपथ का और रणवीर का विरोध कर रहे हैं। आप ताजुब करोगे, 3 महीने बाद आप मेरे से बात करना। देश का आपका युवा लाइनों लगा करके खड़ा होगा। मजबूरी है सर, वो तो क्या करें ना, मजबूरी नहीं है, दिल से दिल की चाहत है, और आप मेरे से मिलने आए, आपको किसी बात की राहत है जी। ऐसा नहीं है, मजबूरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब जैसे सरकार ने एक वो कह दिया है कि मान लीजिए जो भी इसमें दंगे में पकड़ा गया तो, और पुलिस वेरिफिकेशन में क्लियर हो गया, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पेट की बात आ रही है। नहीं मिलेगी, मकान तोड़ेंगे। नहीं, मकान क्यों बुलडोजर चलेंगे? नहीं, मकान क्यों तोड़ेंगे आप? इसलिए तोड़ेंगे कि दंगा करोगे, आग लगाओगे। देश के 70,000 करोड़ का नुकसान हो चुका। कितने यात्री परेशान हुए जो गाड़ियों में नहीं जा सके, बसों को, ट्रेनों को आग लगाई, तो बुलडोजर चलेगा।
और चाहे सरकारी मकान भी उनको मिलाओ, हाँ। प्रधानमंत्री आवास में मिलाओ तो भी टूटेगा। ये हाँ बुलडोजर पे एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि ये बीजेपी का स्टैंड है क्लियर। हाँ बिल्कुल, यूपी के अंदर जो बुलडोजर चल रही हैं वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो नोटिस सरकार ही अगर तुरंत न्याय कर लग गई तो कोर्ट कचहरी ये कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। जमायत इस्लामी और 3 मुस्लिम संगठन गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम स्टे नहीं कर रहे कि बुलडोजर नहीं चलेगा, पर हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अब वक्फ बोर्ड पे कल डिसीजन दे दिया। वक्फ बोर्ड में देश का 1 करोड़ 1 जी माने 80-90 लाख करोड़ नहीं, 1 करोड़ 1 और वक्फ बोर्ड के कब्जे में है जमीन जी जो दलितों को बढ़नी चाहिए, जी जो बहुत बड़ी नजूर संपत्ति है, जी जो बहुत बड़ी कस्टोडियन समिति है। आप स्टडी करिए, मेरी पूरी स्टडी है, प्लीज प्लीज मेरी पूरी स्टडी है जी। कस्टोडियन प्राइवेट या सरकारी नजूर संपत्ति पर जो वक्फ बोर्ड के नाम से कब्जा है, जी ये गरीबों में सुप्रीम कोर्ट बांटेगा। कल देख लेना, जी आप कल देख लेना, परसों देख लेना, डिसीजन आ गया है और आ जाएगा। और रही बुलडोजर, सरकार का निर्णय है कि जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ बुलडोजर चलेंगे, मकान दोनों टूटेंगे। तरफ से हो सकता है, हिंदू मुसलमान। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नरेश जी, महेश जी, यहाँ पर हम नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्टे नहीं किया है, बुलडोजर चलने दो, लेकिन हम तुम्हारी बात सुनेंगे, ये कहा है। जी जी तो इसका तो बुलडोजर ठीक है, ठीक चल रहा है और लगातार चल रहा है और चलेगा। जी और तभी समझ में आएगी इनको। 1 लाख मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट गए, अच्छा उसमें 18,000 मंदिर भी हैं। 18,000 मंदिर हनुमान जी के, शिव जी के भी हैं। अच्छा, वहाँ से भी लाउड स्पीकर हट गए, वहाँ पे लाउड स्पीकर हट गए। यूपी पूरी में मंदिरों, गुरुद्वारों से, मंदिरों से मस्जिदों पे थे 1 लाख से ऊपर, गुरुद्वारे मंदिर थे 18,000, सबसे हट गया। ये आपके हमारे हित में है कि नहीं है? स्वाभाविक है, अगर कोई अन्याय करेगा, सड़कों पे बवाल करेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बुलडोजर पर यह है कि जिसका घर है, मान लीजिए कोई बेटा जुर्म करके आता है तो उसके पिता का जो घर है, उसके भाई भी रह रहे हैं, उसके मकान को तोड़ दिया। उनको साथ है, नहीं ये अपराधी अकेले आप नहीं है घर में, आपकी पत्नी भी, आपका भाई भी, आपके पिता भी, आपके। ये कैसे डिसाइड करेगी? ये डिसाइडेड है, ये व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की है, रूलिंग देख लीजिए। और अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर में आप नहीं है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया बुलडोजर चलने पर, तो इसका आंदोलन ठीक चला है, भारत माता की जय। इतना ही। आखिरी में सवाल, वसुंधरा राजे अलवर आ रही हैं, क्या आपको लगता है, क्या स्टेटमेंट है आपका? वसुंधरा जी अब कभी मुख्यमंत्री राजस्थान के नहीं बनेंगे, इतना ही काफ़ी। इतना ही काफ़ी है। 2023 के अंदर बड़ा अभी किसी प्रोग्राम में आने वाले थे मैडम, मैं वहाँ बुके भेंट करके, मेरा क्लासमेट है बाबूलाल डाटा, जी जी, अलवर मोटल में प्रोग्राम था, वहाँ माननीय वसुंधरा जी, मैं उनके लिए माननीय ही बोलता हूँ, माननीय वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री आने वाले थे। मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, मिलने गया भी नहीं सर्किट हाउस, वहाँ भी नहीं मिलना चाहता था। मैं उनको बुके भेंट करके मेरे क्लासमेट बाबूलाल डाटा को अलवर मोटल में आ गया। आखिरी में सवाल, जो दलित तो पढ़ लिख कर अच्छा डायनेमिक हो रहा है, एनर्जेटिक हो रहा है, अच्छा पढ़ लिख रहा है, अच्छी जगह जा रहा है और मुखर हो रहा है, अपनी अभिव्यक्ति का भी इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं जो सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार हैं, मेरे जैसे प्रोफेसर हैं, उन पर कहीं ना कहीं हमला भी होता है, उस पर क्या कहेंगे? उस हमला तो देखिए, जाटों वैचारिक तौर पर कहीं ना कहीं, वैचारिक तौर पर हमला हम लोगों पर भी होता है। मुझे भी परसों एक धमकी, शारीरिक तौर पर भी हो जाता है। परसों एक धमकी आई, मैं अभी आपको बताऊं। जी जी, मुझे धमकी आई कि आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं जी। किनका? एक बेव है, नाम नहीं बता रहा हूँ जी। उसने अपनी बेटी कहीं अलवर में ब्याही, जी जी, उस महिला, उस लड़की से उसके ससुर ने संबंध बनाया हुआ, जी, नंदोई ने बनाया, जी, देवर ने बनाया। उसने अपनी सास और ननंद को कहा कि मेरे साथ ऐसा होने आ रहा है, मेरे पति तो वो हैं जी, और मेरे को मेरा ससुर, मेरा देवर, मेरा नंदोई, तो उन्होंने कहा इस बारे में कुछ मत बोलो, हमारे यहाँ तो यही मामला है। नाम नहीं बता रहा हूँ किसकी लड़की क्या है। उसके लिए मुझे एसपी अलवर को कहना पड़ा, एडिशनल को कहना पड़ा, तो मुझे फ़ोन पर धमकी आई। इस धमकियों से मत डरिए, दलित बंधुओं, पिछड़े बंधुओं, ये धमकियाँ देने वाले ब्राह्मण हों या बनी हों, राजपूत हों या पुरुषार्थी हम लोग हों या दलित हों या मुसलमान हों, इन धमकियों से मत डरिए। कि भारत में जातिवाद खत्म हो जाएगा? जातिवाद जय श्री राम के नाम से, गुरु रैदास के नाम से, सिर्फ धार्मिक तरीके से, धार्मिक युद्ध के साथ शुद्धता आ सकती है, बाकी शुद्धता नहीं आ सकती।
मान लीजिए कोई धर्म पर ही सवाल करें, एक आप बहुत कि धर्म के अंदर फॉलोअर जब हम उसको अनुसरण करते हैं लेकिन सवाल नहीं करते, जहाँ पाखंड है, अंधविश्वास है, उस पर हम कई बार कहते हैं ना कि ये पाखंड बहुत हो रहा है, अंधविश्वास हो रहा है और धर्म के नाम पर दुकानें भी बहुत हो रही हैं। पाखंड जितना मुसलमानों में है, मुल्ला मौलवियों में, जी जी, हर धर्म के अंदर पाखंड सुनिए वो पर शुरुआत ध्यान से करें ना, पाखंड है, पाखंड है जितना मदरसों में, मस्जिदों में, मुल्ला मौलानों में है उतना हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में जो 20 साल पहले जो पाखंड था, जो ब्राह्मणवाद था, जो आप सोचते हैं कि आप मानते हैं कि ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद है था नहीं, अभी भी है ना, बहुत कम हो गया है। अच्छा, बहुत कम हो गया। आज आपको मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन गले लगाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना, कल मुझे कह रहा कि यार मोदी जी भी कमाल करते हैं। मुझे एक मित्र हमारे परसों एक शादी थी, उसमें गए थे आप? लाठर साहब भी थे, अच्छा, डीजीपी साहब, उसमें केंद्र कांग्रेस के मंत्री भी थे, बीजेपी के थे, श्री महामहिम जगदीप धनखड़ और वो भी थे, हमारे गवर्नर दिल्ली गए हुए थे, वो इसलिए नहीं आए, बाकी सब लोग थे वहाँ। बात चल पड़ी, एक IAS ने सवाल किया, तो मेरा बड़ा अजीब सवाल था, तो उन्होंने कहा ये द्रौपदी मुर्मू का मोदी जी ने चुना। यार मोदी जी का कमाल ये, मैंने कहा कोई कमाल नहीं है, उनकी मन की बात तो हर इतवार को, हर महीने के आखिरी इतवार को सुनेंगे, लेकिन आप उनकी मन की था नहीं पा सकते, उनकी मन की था नहीं पा सकते। पहले ST का राष्ट्रपति बनाया और अब ST में भी अति पिछड़ा। उड़ीसा में वो परिवार जो बेचारी सुबह 4 बजे बाद जंगल नहीं जा सकती थी, बिल्कुल बड़ी गुर्बत की जिंदगी जी है शुरुआत में, इतना ही काफ़ी है। अब मोदी जी जिन दलितों को, पिछड़ों को, खुद पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो जिस ढंग से दलितों को, पिछड़ों को उठा रहे हैं, उनका जीवन स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनको आज राष्ट्रपति पद पर बैठना द्रौपदी मुर्मू क्या का, CM PM BJP कभी प्रमोट करेगी दलितों को, करेंगे, को, आदिवासियों को? बिल्कुल करेंगे, हो सकता है, संभव है, बिल्कुल समय रहते। देखिए BJP अकेली पार्टी है, 804 रजिस्टर्ड पार्टी है स्टेट और ऑल इंडिया में, एक अकेली BJP पार्टी है जहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सभी जातियाँ, सभी अंग, समाज के सभी अंग अगड़े या पिछड़े नहीं है, सभी अंग बराबर है। ये बराबरी का रिश्ता, ये रिश्ते का पता तो पतझड़ में लगता है, बरसात में तो सब हरे हो जाते हैं। यानी कि संभावना है कि BJP, रिश्तों का पता तो ये पतझड़ में पता लगता है। आपके भी रिश्तेदार नातेदार बहुत होंगे, आपसे कितना संबंध बनाना, काम निकला और छुट्टी। बिल्कुल स्वाभाविक। आज जो है ना, मैंने एक कविता लिखी है, किन पर लिखी है वो भी बता दूंगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, कुदरत की कुछ ऐसी ही बात चले, ज़्यादा से ज़्यादा ना सही, कम से कम सही, अपनों और परायों को तो पता चले। मैं कविता लिखता हूँ खुद, ज़्यादा से ज़्यादा ना सही, कम से कम सही, पर अपनों और परायों को तो पता चले, क्योंकि आजकल लोग नुगरे, नामुराद, बेवफा, कृतघ्न हो गए हैं। क्योंकि आजकल लोग नुगरे, नामुराद, बेवफा और कृतघ्न हो गए हैं। पहले था नेकी कर, मेरे जैसा विधि विधान समझना व्यक्ति भी आज तक ये नहीं समझ पाया कि कौन अपना कौन पराया। पहले था नेकी कर और कुएं में डाल, अब है नेकी कर और जूते खा, मैंने तो खाए और तू भी खा। तो आपके साथ भी हुआ होगा। आपने जिन पर एहसान किया होगा, जिनके काम किया होगा, जिनके पर एहसान किया होगा, वो ही बहुत पीछे होंगे। क्योंकि रिश्तेदारी नातेदारी का तो पता लगता है पतझड़ में पता लगता है, वरना बरसात आदि सब हरे हो जाते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं पिछड़ा दलित नहीं हूँ, लेकिन वसुंधरा जी ने, मैं जीता हुआ MLA, मेरे को कुछ नहीं बनाया। डॉक्टर रोहतास हारा हुआ, उसको जल बोर्ड का बना करके कैबिनेट दर्जा दे दिया। डॉक्टर दिगंबर, वो तो जाट था, वो ब्राह्मण था, मैं दलित पिछड़ा नहीं हूँ ना, मेरे को नहीं बनाया। यहाँ 2 मंत्री कौन बने, उनके जीवन का भी मैं कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन डॉक्टर रोहतास को बना दिया जल बोर्ड का अध्यक्ष और कैबिनेट दर्जा, और कैबिनेट दर्जा दे दिया 20 सूत्री का उपाध्यक्ष बना करके डॉक्टर दिगंबर को। तो मैं कोई दलित था क्या? मेरे को क्यों पीड़ित किया? इसलिए आज मैं वसुंधरा जी से मिलने नहीं गया और मेरे मित्र को, क्लासमेट को बुक के भेंट करके आ गया, क्योंकि वसुंधरा जी ने जो अन्याय किया, इसलिए लिखी है मैंने कविता। तो पहले था नेकी कर और कुएं में डाल, अब है नेकी कर और जूते का, मैंने तो खाया तू भी खा। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में ये है कि जो आज हमको सूचना मिल रही है कि सर्किट हाउस में अलवर के जो भाजपा के जो नेता हैं, उनकी उपस्थिति नहीं है वहाँ पर,
नगण्य है। इस पर क्या कहेंगे? क्या दो धड़े में बढ़ गया है अलवर की देखिए, मैं नहीं गया, राजस्थान की? मैं नहीं गया, कौन कौन नहीं गया मैंने उसका पता भी नहीं किया। अच्छा जी। वो कल पता करूँगा, लेकिन ये तय है कि बहुत सारे लोग वसुंधरा जी के व्यवस्था के कारण और उनके मौका परस्ती के कारण, मैं मौका परस्ती का प्रयोग कर रहा हूँ, उनके स्वार्थ के कारण, उनके मौका परस्ती के कारण बहुत सारे नेता हैं जो उनसे पीड़ित रहे, वो शायद नहीं गए होंगे। मैं तो गया नहीं, इसलिए कल पता करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ज्ञानदेव आहूजा जी। मुखर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जितनी बेबाकी से वो बोलते हैं, हाँ, बुजुर्ग नहीं कहेंगे, जिस तरह की उनकी मूछ और शख्सियत है, बहुत ऊर्जावान है। और मुझे अच्छा लगा इनसे इंटरव्यू करके। हर तरह के सवाल पूछे हमने, खास यही पूछा था। उन्होंने कहा कि दलित राष्ट्रपति बनाए और एक आदिवासी राष्ट्रपति हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी हो सकता था कि जो राष्ट्रपति थे तो क्या उस समय दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहे थे। राष्ट्रपति को मुखर होकर कहीं ना कहीं अपनी बात को बोलना चाहिए था। ये भी हम सवाल हमारे तमाम लोग बोलते हैं। बीजेपी आने वाले समय में इस देश में कई स्टेटों में सीएम बना सकती है, दलित को राष्ट्रपति बना व प्रधानमंत्री बना सकती है। ये भी ज्ञानदेव आहूजा जी ने साफ कहा है, और साफ तौर पे कहा है कि दलित इस देश के अंदर मुख्य धारा का अंदर है, मुख्य धारा के आगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। ये बेबाकी से ज्ञानदेव आहूजा जी कह रहे हैं। यह डेमोक्रेटिक भारत पर आप पूरा इंटरव्यू देखें, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।